नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब मायके के पैसों के घमंड में पत्नी ने माँ को किया अपमानित तो बेटे ने लगाई अक्ल ठिकाने। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कोई शोरगुल नहीं है और ना ही तुम दोनों के झगड़े की आवाज़ आ रही है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? निशांत मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई अंशु से कहा। क्या भैया, आप भी ऑफिस से आते ही इंक्वायरी करने लग गए? हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस इसलिए शांति है, और क्या? अंशु ने अपने बड़े भाई निशांत से कहा। चलो, बहुत अच्छी बात है, बोलकर निशांत फ्रेश होने को चला गया। तब तक नेहा, निशांत की पत्नी, चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। निशांत फ्रेश होकर आ चुका था। उसने चाय का कप उठाया और अंशु से कहा कि उसके बैग से पैकेट निकाल कर लेता आए। अंशु ने पैकेट लाकर भाई के हाथों में थमा दिया और पूछा, इसमें क्या है भैया? तेरे पैंट शर्ट का कपड़ा है, अब कॉलेज जाने लगा है तो तुझे अच्छे कपड़े की ज़रूरत होगी। वह कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, ले इसे कल ही ले जाकर दर्जी को सिलाई करने को दे देना। कहते हुए निशांत ने वह कपड़ों का पैकेट अंशु के हाथों में थमा दिया। अंशु बहुत खुश हुआ, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोल पाए, उसकी भाभी नेहा ने जहर भरे शब्दों में अपने पति से कहा, आज तो महीने की 16 तारीख ही है, कहिए रुपए ऊपर आसमान से गिरे हैं या किसी झाड़ से तोड़ा है? अरे नेहा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? इसके कपड़े कितने पुराने हो चुके हैं, कॉलेज जाता है, लोग क्या कहेंगे? निशांत ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। रोज रोज नए कपड़े आते हैं, तरह तरह की बेसिर पैर की फरमाइशें पूरी होती है। उस वक्त तो आपको किफ़ायत का ध्यान नहीं रहता है, मगर मेरे लिए तो जनाब के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। कहते हुए गुस्से से उसने वह कपड़ा फर्श पर दे मारा और पैर पटकती हुई चली गई। निशांत कुछ भी बोल नहीं पाया। ऑफिस से थक कर घर लौटने के बाद यह तकरार उसकी परेशानियों को और भी बढ़ा देती थी। उसने एक गहरा सांस लिया और चुपचाप चाय पीने लगा। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए निशांत ने अपनी बहन रमा को आवाज़ दी और बुलाकर उसे पैसे देते हुए कहा कि आज फीस भरने की आखिरी तारीख है, इसलिए वह जाकर कॉलेज में फीस भर दे। इस बार थोड़ी देर हो गई, इसलिए फ़ाइन भी लग गया। कोई बात नहीं, यह ले, फ़ाइन भरने के पैसे भी अलग से, आगे से देर नहीं होगी। कहते हुए उसने अपनी बहन के हाथों में फीस के पैसे पकड़ा दिए। रमा ने एक बार अपनी भाभी नेहा की ओर देखा, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी जलती हुई नज़रों से घूर रही थी, और फिर नज़रें झुका के डरते डरते भाई के हाथों से पैसे ले लिए। निशांत ने भी नेहा के घूरते हुए नज़रों को देखा, परंतु कुछ बोलकर सुबह सुबह घर में तनाव नहीं फैलाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और ऑफिस के लिए चला गया। निशांत घर के बढ़ते हुए तनाव को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी पत्नी नेहा को कैसे समझाए। घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे और उसके साथ उन दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। जब घर पहुंचा तो देखा नेहा अपने कमरे में लेटी हुई थी। वह समझ गया कि आज तो खैर नहीं है, फिर भी उसको मनाने वाले अंदाज में कहा, क्लोजिंग चल रही है, काम कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए लौटने में देर हो गई। चलो ज़रा खाना लगा दो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कहता हुआ वह बाथरूम की ओर चला गया। निशांत जब हाथ मुंह धोकर लौटा तो देखा नेहा अभी भी वैसे ही लेटी हुई है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने उसे मनाते हुए कहा, यह क्या, अभी तक लेटी हो? अब उठो भी, जोरों की भूख लगी है। जहाँ पर इतनी देर तक थे वहीं खाना भी खा लिया होता। नेहा ने सर्द स्वर में उत्तर दिया और करवट बदलकर सो गई, और बेचारा निशांत उसको देखता ही रह गया। वह सोच रहा था कि आखिर नेहा को क्या होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन सभी के साथ उपेक्षित व्यवहार, यह बढ़ता हुआ रूखापन, तो मीठे बोल सुनने को कान तरस जाते हैं। समर्पित भी ऐसे होती है मानो कोई हिमखंड हो पहलू में। आखिर यह चाहती क्या है? अगर इसकी मर्जी के मुताबिक मैं अपने परिवार वालों से अलग हो जाऊंगा तो उन्हें कौन सहारा देगा? नहीं नहीं, मैं नेहा की खुशी के खातिर अपनी विधवा माँ और छोटे भाई बहनों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। क्या हमारे बीच पति पत्नी का मधुर संबंध ना होकर एक समझौते का तनावपूर्ण रिश्ता ही बच गया है? यह सब सोचते सोचते उसकी आंखें डबडबा आईं। खैर, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी समय तो बदलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने मन को तसल्ली दे दी और करवट बदलकर चुपचाप सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो सिर भारी था।
रात को अच्छी तरह नींद नहीं आने के कारण पलकें बोझिल हो रही थी। उन दिनों नवरात्र चल रहे थे, सो हर घड़ी घर में धूप लोहबान की खुशबू आती रहती थी। सुबह के समय तो और भी अच्छा लगता था जब माँ पूजा कर रही होती और शाम तक घर में उनका मधुर स्वर गूंजता रहता। निशांत को सर पकड़े बैठे देखकर माँ ने पूछा, सर में दर्द हो रहा है क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लाती हूँ। बोलकर वह रसोई में चाय बनाने को चली गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा तो अंडे बनते हुए देख वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने नेहा से कहा, यह क्या बहू, नवरात्र चल रहे हैं और तुमने घर में अंडा और मांस पकाया है? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर में यह सब नहीं बनता, लेकिन फिर भी यह नवरात्र पर तुमने पूरा घर भ्रष्ट कर दिया। माँ जी ने अपने स्वर को भरसक मीठा रखते हुए शांति के साथ नेहा से कहा, परंतु नेहा ने तो सबको परेशान करने की ठान रखी थी, इसलिए जहर भरे शब्दों में बोली, यदि ऐसा है तो आप अपने खाने का इंतजाम अलग से क्यों नहीं कर लेती? और आप तो छुआछूत की इतनी पक्षधर हैं, तो आपको मेरा बनाया हुआ भी भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। आप ठहरी ब्राह्मण और मैं कायस्थ। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं बहू, भला तुम गलत कैसे हो सकती हो? गलती पर तो हम हैं, जो तुम्हारे 1000 बार कहने के बावजूद भी इस घर में टिके हुए हैं। आखिर तुम पर और तुम्हारे पति पर बोझ जो है। नहीं चाहते हुए भी माँ जी की आवाज़ तेज हो गई थी। अंशु जो दूर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था, वह आगे बढ़ा और माँ को अंदर ले जाते हुए बोला, छोड़ो भी माँ, भाभी अगर इन 30 त्योहारों को नहीं मानती तो नहीं सही, तुम क्यों परेशान होती हो? अंशु नहीं चाहता था कि घर में किसी तरह की कोई अशांति हो, इसलिए वह माँ को लेकर कमरे में चला गया। और उधर निशांत का दिल चाह रहा था कि वह अपना सर फोड़ ले। गुस्से में भरा हुआ अंदर गया और वह नेहा से बोला, सारे बर्तन साफ करो और माँ के लिए अलग से भोजन बनाओ। मुझसे नहीं होगा, खाना हो खाएं या ना खाएं। वह शाकाहारी खाना खाती हैं तो अपना भोजन खुद बना ले। बेचारा निशांत, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने आप पर काबू रखते हुए फिर से नेहा को समझाने की कोशिश की। देखो नेहा, तुम समझती क्यों नहीं? माँ जो भी करती है हम सभी के लिए ही तो करती हैं, कि उनके बच्चे खुश रहें, उनकी उम्र दराज रहे, हर घर में सुख और शांति रहे। और तुम्हें मालूम है कि हमारे घर परिवार में कोई भी मांस मछली नहीं खाता है, फिर भी तुम्हारे लिए माँ ने सब कुछ बदल दिया। वैसे तो तुम हमेशा नॉनवेज बनाती हो, लेकिन कम से कम नवरात्र में तो उनकी इच्छा का सम्मान करो। एक माँ का कमज़ोर मन तो इसी बात से आशंकित है कि किसी तरह का कोई अनिष्ट न हो जाए, उनके बच्चों के साथ कोई अमंगल न हो, इसलिए माँ ने तुमसे यह सब कहा। निशांत ने नेहा को भरसक समझाते हुए कहा, परंतु उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसने बड़े व्यंग से कहा, अच्छा यदि ऐसा है तो पहले उन्होंने अपने पति की उम्र को क्यों नहीं बढ़ा लिया? क्यों भरी जवानी में ही विधवा हो गई? अपना मंगल क्यों नहीं किया? तड़ाक, एक झन्नाटेदार थप्पड़ नेहा के गालों पर पड़ा। दांत पीसते हुए निशांत ने गुस्से से कहा, इसके आगे तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उफ, हमारी शादी एक जबरदस्त भूल थी नेहा, बहुत बड़ी भूल थी। और फिर वह क्रोध से तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। नेहा के लिए तो यही बहुत था। उसने अपना सामान बांधा और माँ के जाने को तैयार हो गई। निशांत ने उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्से से बल खाती हुई बोली, तुमने सही कहा निशांत कि हमारी शादी एक जबरदस्त भूल थी। मुझे मालूम नहीं था कि प्रेम विवाह की यही परिणति होती है। तुमने कदम कदम पर मेरी इच्छाओं का खून किया, मेरा अपमान किया। मैं अब और तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। कोर्ट का नाम सुनते ही निशांत का सारा जोश ठंडा पड़ गया। वह कटे हुए वृक्ष की भांति बिस्तर पर गिर पड़ा। उधर निशांत की माँ भी आंखों में आंसू लिए नेहा को रोकती हुई बोली, बहू तुम यही चाहती थी ना कि हम सब अलग हो जाएं। हम इस घर से चले जाएंगे बेटी, मगर तुम दोनों आपस में ऐसे मत झगड़ो, अपना घर मत छोड़ो, रुक जाओ। मगर उसे नहीं रुकना था और वह नहीं रुकी। वह उस दहलीज को त्याग आई जहाँ उसने वधू बनकर बड़े सम्मान के साथ प्रवेश लिया था। मायके में नेहा को अचानक अकेले आया देखकर सभी का माथा ठनक गया। नेहा ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो वह रोती हुई उनसे लिपट गई। माँ ने अपनी लाडली बेटी को रोते हुए देखा तो उसे चुप कराते हुए पूछा, आखिर बात क्या है और निशांत कहाँ है? तुम अकेले क्यों आई हो? नाम मत लो उस जाहिल का। तुमने ठीक कहा था कि छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है। नेहा भड़कते हुए बोली,
अच्छा अच्छा जाने भी दे, पहले मुंह हाथ धो ले, कुछ खा ले, बाद में बातें होंगी, भैया ने नेहा का पीठ थपथपाते हुए कहा। बाद में जब सारी बातें नेहा ने अपनी माँ और भैया को बताया तो वह गुस्से से भड़क उठे। भाई ने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नेहा का गुजारा वहाँ नहीं हो सकता, वह हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, परंतु तब मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। नेहा की माँ भी गुस्से में बोली, मेरी फूल सी बच्ची जिसने कभी अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं लिया था, वह नौकरानी की तरह काम में जुटी रहे और फिर सबकी मार भी खाए, छोड़ेंगे नहीं उनको। क्या हाल बना दिया है उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची का। छोड़ो भी माँ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अब नेहा कभी वापस नहीं जाएगी, नेहा के भाई ने कहा। मगर इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची तो हर घर में होती है, परंतु इतनी सी बात पर घर छोड़ देना उचित तो नहीं। मिताली जो नेहा की भाभी थी, उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की। यहाँ तुझसे कोई राय नहीं मांगी जा रही है, उसकी सास ने उससे कहा। उसके पति ने भी उसे खा जाने वाली दृष्टि से घूर कर देखा। मिताली चुपचाप घर के अंदर चली गई। सभी लोग अपने मन का जहर उगल रहे थे। मिताली अपनी सास और ननद का स्वभाव भली भांति जानती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि निशांत और उसके परिवार वाले कितने अच्छे हैं। वह दिल से चाह रही थी कि वापस से इन दोनों का अच्छा रिश्ता हो जाए। 2-4 दिनों के बाद मिताली ने नेहा को समझाते हुए कहा, देखो नेहा, लड़कियों को बेवजह की जिद शोभा नहीं देती। निशांत के प्यार को तुम भूल गई, मगर उसका एक थप्पड़ तुम्हें याद रहा। तुमने उसे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। उसका सोचना ठीक ही तो है, वह घर का बड़ा बेटा है, उसकी भी जिम्मेदारी है। अभी भी समय है नेहा, तुम कहो तो मैं निशांत को फ़ोन कर बुला लूँ। परंतु इस सब बातों का नेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे उसने मिताली से कहा, जाके पैर न फटी बिवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। आप पर तो नहीं गुजरी है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। और हाँ, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से परेशानी होती है तो मैं भैया से कहकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी। बेचारी मिताली उसकी बुद्धि पर तरस खाकर रह गई। डोरबेल बजी तो मिताली ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा सामने नेहा का देवर अंशु खड़ा था। मिताली ने बड़े प्यार से अंशु को अंदर बुलाया और बैठाया। अंशु ने जब नेहा को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। वह धीरे से बोला, भाभी मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा, नेहा बड़े व्यंग भरे लहजे में बोली। हाँ भाभी, आप जो कहेंगी वही होगा, आप घर चलिए। मैं किसी भी कीमत पर अब उस घर में नहीं जाऊंगी। जाकर अपने भैया से कह देना कि अगर वह रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ आकर मेरे घर पर रहें। मेरी मम्मी उनका अलग कारोबार खड़ा कर देंगी। आखिर उस छोटी सी नौकरी में क्या रखा है? नेहा ने बड़ी अकड़ के साथ कहा। भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे भाभी। ठीक है, तो फिर मैं भी कभी वहाँ नहीं जाऊंगी और तुम जा सकते हो। अंशु जैसे ही उठने को हुआ तो नेहा के बड़े भाई, जो काफ़ी देर से सारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने अंशु से कहा, देखो तुम निशांत से जाकर कहो, यहाँ उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसका अलग बिजनेस होगा, बंगला होगा, गाड़ी और नौकर चाकर होंगे। तुम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा पैसे तुम लोगों को भेजता रहेगा। अंशु ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप वापस आ गया। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, मगर निशांत बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी जिंदगी के साज में कौन सा गलत सुर लग गया है, जो जीवन का सारा संगीत बेसुरा हो गया। ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। नेहा को उसने कितना स्नेह दिया, मगर फिर भी काश नेहा जितनी सुंदर है उसका व्यवहार भी उतना ही सुंदर होता। उसे याद आया कि कितने विरोध और परेशानियों के बाद उनकी शादी हुई थी। कितना संघर्ष करना पड़ा था नेहा से विवाह करने के लिए। माँ जात पात की पक्षधर थी। वह अपने से छोटी जात की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी, परंतु उसकी इच्छा के आगे झुक गई। उधर नेहा ने अपने परिवार वालों से मोर्चा ले रखा था और किसी तरह दोनों का विवाह हो गया। नेहा के परिवार वालों ने हर कदम निशांत को नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु हमेशा नज़रअंदाज कर गया। चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था, सभी खुश थे, लेकिन निशांत की खुशी को उस समय झटका लगा जब नेहा ने पूछा कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। निशांत नेहा के सपनों को समझ रहा था, परंतु बड़े प्यार से उसने बात को घुमाकर नेहा से कहा, हम अपने प्यार की निशानी किसी अनजाने जगह अनजानी दीवारों पर नहीं कैद करेंगे, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपने घर के इसी कमरे से करेंगे।
मगर मुझे जाना है, नेहा ने जिद करते हुए कहा। हार कर निशांत को समझाना पड़ा कि देखो, अभी हनीमून पर जाने के लिए सही वक्त नहीं है। अंशु और रमा की पढ़ाई के खर्चे हैं, जितने में हम घूमने जाएंगे उतने में इन दोनों के पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। मेरी इस जिम्मेदारी के पूरा होने के बाद सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अगर तुम्हारे पास हनीमून पर जाने के लिए पैसे नहीं है तो ठीक है, मैं माँ से ले लेती हूँ, लेकिन मैं हनीमून पर मॉरिशस ज़रूर जाऊँगी। यह ठीक नहीं है, मैं जब ले जाऊँगा तो तुम्हें अपने पैसे से ले जाऊँगा। अब दोबारा हनीमून का नाम लेकर आज की रात मत खराब करो। नेहा ने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, परंतु अपने मन में एक गांठ बांध ली। उसे पहली ही रात एहसास हो गया कि उसकी खुशियों में सबसे बड़ा बाधक उसके परिवार वाले हैं। दिन गुजरने लगा। बहू के आ जाने के बाद माँ का ध्यान पूजा पाठ में ज़्यादा लगने लगा। रमा पढ़ाई भी करती और घर के काम भी। यह सब देख निशांत ने नेहा से घर के कामों में मदद करने को कहा। इस पर नेहा ने साफ मना कर दिया कि उससे घर का काम नहीं हो पाएगा। हार कर घर के कामों के लिए एक नौकरानी रखवानी पड़ी और इस तरह कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रही। लेकिन यह शांति भी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। घर में पड़े पड़े नेहा उबने लगी थी और निशांत के घर लौटते ही उसे बाहर घूमने जाने की जिद करती। एक दो बार उसका मन रखने को निशांत नेहा के साथ क्लब और होटलों में गया, परंतु क्लबों का माहौल उसे रास नहीं आया। तेज धुनों पर थिरकते जोड़ों को देखकर और शराब सिगरेट के गंध से वह बौखला गया, परंतु नेहा प्रसन्न थी। निशांत गैरों की बाहों में नेहा को देखता रहा। उसका मन कसैला हो गया। घर आकर उसने नेहा को स्पष्ट कह दिया कि उसे ऐसी बेहूदगी पसंद नहीं है। नेहा भी गुस्से से बोली, तुम्हें तो मेरा कुछ भी करना पसंद नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं इन चार दीवारी में घुट घुट कर मर जाऊं? ऐसा मैंने कब कहा? निशांत ने शांत स्वर में कहा। घर में ढेरों काम है और कुछ नहीं तो पड़ोस की औरतें रमा से कुछ न कुछ सीखने को आती रहती हैं। तुम भी उनमें हिस्सा क्यों नहीं लेती हो? निम्न वर्गीय लोगों से मेरा कोई लगाव नहीं है। अच्छा, और उच्च वर्गीय लोगों की सभ्यता मैं क्लबों में देख कर आया हूँ, निशांत ने गुस्से से कहा। और इस तरह दोनों में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। उस दिन दोनों की शादी की पहली वर्षगांठ थी। निशांत ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी। बाजार आकर उसने नेहा के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी और फूलों की बेड़ी हाथों में लिए मधुर कल्पनाओं में खोया हुआ घर में आया। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, देखा नेहा तैयार खड़ी थी। उसने प्रफुल्लित मन से नेहा के बालों में गजरा लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अरे अरे, ये क्या करते हो? मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे होंगे, नेहा ने कहा। मगर कहाँ? निशांत ने बुझे मन से पूछा। चलो बाबा, सरप्राइज है, और जल्दी से उसे तैयार होने को कहा। नहीं, जब तक तुम बताओगी नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ बाबा। सारे दोस्त हम दोनों को होटल हॉलिडे इन में इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सबको वहाँ आज बुलाया है। क्या? हैरत से निशांत का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही पल जब वह संभला तो गुस्से से उबलता हुआ बोला, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? सरेआम मुझे बेइज्जत करने की तैयारी की है। अरे मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने महंगे होटलों में पार्टी देता फिरूं। अगर मैं पूरे महीने की तनख्वाह भी दे दूंगा तब भी वहाँ के बिल के पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। मैं नहीं जा सकता। तुमने किससे पूछकर यह सब किया? निशांत का सर चकरा रहा था। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है। तुम अपने पति की हैसियत अच्छी तरह से जानती हो और सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे प्यार किया और शादी की। निशांत ने नेहा से कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा निशांत, मैं नहीं जा सकता। हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो कि अपने सभी दोस्तों को घर पर बुला लो, मैं सबका अच्छी तरह से स्वागत करूँगा, उसने नेहा को समझाते हुए कहा। मैं अपना अपमान हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं अकेले ही जा रही हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारे रुपए नहीं खर्च होंगे, मैं भैया को फ़ोन करके रुपए मंगा लूँगी। और नेहा तीर की तरह बाहर निकल गई। निशांत के सारे अरमान रेत के महल की तरह धराशायी हो गए। घर पर सभी लोगों ने यह सारा तमाशा देखा और सुना, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ कई बार खाना खाने के लिए उठाने को आई, परंतु निशांत ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। और जब रात के 2:30 बजे तो बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। नेहा अपनी सहेली और दोस्तों से विदा लेकर अंदर आ रही थी। निशांत ने उसे आता देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में नेहा के घुसते ही शराब की हल्की गंध फैल गई
और अब निशांत के दिल पर एक और चोट पड़ी। सुबह जब सब सोकर उठे तो पूरे घर में एक तनाव व्याप्त था। 1-2 दिनों के बाद उस पर एक और आफत आई कि उस दिन से नौकरानी 4 दिनों की छुट्टी पर चली गई थी। रमा के एग्ज़ाम चल रहे थे और माँ की तबीयत हफ्ते भर से खराब थी। अतः रसोई में मन मारकर नेहा को जाना पड़ा और भोजन बनाने की प्रक्रिया में उसने भरे नवरात्र में नॉनवेज बना डाला और आप अपनी गलती को ना मानते हुए मायके में जा बैठी। अंशु उसे लेने गया था परंतु वह नहीं आई। खैर देखता हूँ, कल मैं ही जाता हूँ उसे मनाने को। इसी सोच में डूबता उतराता निशांत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह नेहा के मायके नेहा को लेने गया परंतु नेहा नहीं आई। उसकी और उसके माँ की शर्त थी कि निशांत को भी वहाँ जाकर रहना होगा, जिसे मानने से उसने इनकार कर दिया। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। अंशु की पढ़ाई पूरी हुई और दूसरे शहर में उसकी नौकरी लगी और वह चला गया। रमा की भी शादी तय हुई। निशांत की माँ खुद ही नेहा को लिवाने गई परंतु वह नहीं आई। नेहा के भाई महेश और उसकी माँ ने कहा, कैसी माँ हैं आप, अपने बेटे की घर गृहस्थी उजाड़ कर बैठी हैं। अगर आप सब ना होते तो मेरी बेटी का घर बसा होता। आंखों में आंसू लिए बेचारी वापस लौट आई और इस तरह रमा भी अपने ससुराल चली गई। नेहा जानती थी कि निशांत उसे दिलो जान से प्यार करता है और एक ना एक दिन वह उसकी बात ज़रूर मानेगा। उसे जलाने की खातिर अक्सर वह अपने दोस्तों के साथ उसके ऑफिस के आसपास वाले होटल में पार्टी करती। शुरू में निशांत को बहुत दुख हुआ। कभी कभी उसका मन भी करता कि वह आत्महत्या कर ले, परंतु अपनी माँ और छोटी बहन का चेहरा ध्यान में आते ही अपने इस विचार को त्याग देता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जब उसे मेरी परवाह नहीं है, वह अपनी दुनिया में खुश है, तो मैं ही क्यों अपने कर्तव्य से मुँह फेरता रहूं। उसकी माँ को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा था। बड़ी मुश्किल से जान बच पाई थी। माँ की बीमारी की खबर सुनकर उनकी बहन बिमला मौसी उनसे मिलने आई थी। साथ में उनकी ननद की बेटी भी थी, दीपा। हाँ, दीपा नाम था उसका और वह दीप की तरह थी भी। उसने और मौसी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। दीपा की सेवा से माँ जल्द ही स्वस्थ हो गई। निशांत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। उसने दिल से दीपा का शुक्रिया अदा किया और अब वे सब जाने वाले थे। आखिर कितने दिनों तक रुकते। एक दिन रात के खाने के बाद निशांत की माँ ने निशांत से कहा, नेहा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मेरी कितने दिनों की जिंदगी है बेटा, मेरे जाने के बाद तू बिल्कुल अकेला हो जाएगा। क्यों नहीं तू नेहा की बात मान लेता है। निशांत ने अपने माँ से कहा, मेरे जीते जी यह कभी नहीं हो पाएगा। मैं कई बार गया उसे मनाने और लिवाने, लेकिन वह किसी भी हालत में मेरे साथ आने को तैयार नहीं। तो मैं भी उनके टुकड़ों पर पलने के लिए राजी नहीं हूँ माँ। तो क्या सारा जिंदगी तू यूं ही अकेले बिता देगा? अगर तुझे मेरी बात अच्छी लगे तो सुन ले बेटा, दीपा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर दूसरी शादी कर लेगा तो तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। कल शाम की गाड़ी से वो लोग जाने वाले हैं। अगर तेरी हाँ है तो उनकी टिकट कैंसिल करवा देना और यदि ना है तो तुम खुद ही उन्हें जाकर ट्रेन में बिठा आना। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन बिमला मौसी और दीपा अपने वापस लौटने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। बस गाड़ी का इंतजार था कि निशांत गाड़ी में उन्हें छोड़ आता। निशांत समय पर आया तो ज़रूर, परंतु माँ के सामने उसने उन दोनों के टिकट फाड़ दिए। खुशी से सबकी आंखें छलक पड़ी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के बाद जब निशांत दीपा के साथ कुलदेवी के दर्शन कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि आज भी नेहा अपने दोस्तों के साथ नशे में तो सिगरेट के छल्ले उड़ा रही थी। अपने पहले प्यार की यह दुर्दशा देखकर निशांत की आंखें छलक आई। उसने तो पूरी कोशिश की थी उसके साथ दुनिया बसाने की, परंतु अपने धन वैभव और माँ की गलत सीख एवं भाई के अहंकार के कारण नेहा ने अपनी दुनिया खुद ही उजाड़ दी थी। इसके विपरीत निशांत की शादी से भी नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आज भी धन के नशे में चूर स्वतंत्र जीवन जी रही थी। नेहा के नज़र में निशांत हार गया था और मजबूरन उसे एक अनाथ व मिडिल क्लास लड़की से शादी करनी पड़ी थी। उसे कोई गम नहीं था और निशांत वह स्वयं भी खुद को हारा हुआ ही महसूस करता था, क्योंकि अपने पहले प्यार को वो खुश नहीं रख पाया। और इधर दीपा ने निशांत की जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर दिया। नेहा ने धन के घमंड में अपनी गृहस्थी तबाह कर ली। क्या नेहा को छोड़कर दीपा से शादी करने का निशांत का फैसला सही था? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।